हाय वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं JNVmaths.com के साथ। आज हम करने वाले हैं आपकी एंट्रेंस एग्जाम लाइक नवोदय, लाइक सुपरटेंडेंट, बुनियाद एंड अदर स्कीम्स, NTSC वगैरह सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। हम उनकी इंपॉर्टेंट प्रश्न की एक सूची बनाते हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले एग्जाम में करते हैं। आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की इन बोथ लैंग्वेज। हम समझेंगे कि किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है और समझा जाता है। तो फर्स्ट प्रश्न यानी लाइक तैयारी करते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न डियर स्टूडेंट्स, 6,000 रुपये यानी 6,000 रुपीज ओके का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका दिया हुआ है 10%, 10%, 2.5 वर्ष के लिए 1/2 ईयर्स के लिए ये पैसे दिए गए हैं। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा ये हमें बताना है। ऐसी सिचुएशन में हम जब फंसते हैं निकल नहीं पाते हैं, लेकिन हम निकल जाएंगे। कैसे? ऐसे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले होता है किसी भी चैप्टर का फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए। आपको वो फॉर्मूला अगर आता है तो हर प्रश्न के अंदर उस फॉर्मूले को लिखो जरूर, ताकि आपका पेन और आपका हैंड आपको बता दे कि इसका रास्ता कहां से होके जाएगा। जैसे कि हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा में 1 प्लस में दर यानी रेट बटा में 100 और इस सारे की पावर समय यानी टाइम, और इसमें से मूलधन को माइनस कर देते हैं। यह होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहां पे दिया हुआ है कि 6,000 रुपये है, यानी प्रिंसिपल जो है वो 6,000 दिया हुआ है और 10% के लिए दिया हुआ है इसका ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी दर है। कितने टाइम के लिए दे रखा है वो है 2.5 वर्ष यानी 1/2 × 1/2 ईयर्स के लिए। ये एक सिंपल सा पैटर्न है इसे करने का, यानी ये चीज़ें अगर हमारे पास है तो हमारे लिए सबसे आसान हो जाता है ऐसे प्रश्नों को करने का। अभी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आएगा डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल 6,000 है तो हम लिख देंगे गुणा में 1 प्लस में दर कितनी है, दर हमारी 10% है। लेकिन यहां पे एक बात समझनी है, ये एक तो 2.5 साल है यानी 2 साल है और उसके बाद में एक आधा साल है। अब एक बात बताइए, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया हुआ है और आधे साल का हिसाब करें तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा? आधा लगेगा, 5% लगेगा। उतने टाइम के लिए 5 ही रहेगा ना। तो इसीलिए इस प्रश्न को ऐसे समझिएगा। हमें पता है कि इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस में 10/100, 10/100 और इस सारे की पावर 2 प्लस में इंटू में 1 प्लस में 5/100 यानी आधी पावर के लिए आ जाता है। कितनी पावर के लिए आ जाता है? आधी पावर के लिए आ जाता है। इसीलिए हम इसे 2.5 ही लिखेंगे। इसकी पावर को कितना लिखेंगे? 2.5 लिखेंगे। मैंने समझाने के लिए ये बोला है, अब समझ जाओगे आप मैंने कैसे बोला है। माइनस में इसमें 6,000 करनी है। ये क्या है? मूलधन है। ये हो गया 6,000 गुणा में, जब इसे सोल्व करते हैं तो 100 प्लस में 100 प्लस में 10 110 बटा में 100। अब देखिए, अब इसकी पावर कितनी है? 2.5 पावर है, यानी पहले तो एक बार आ गया, फिर दूसरी बार आ गया, जब तीसरी बार आएगा तब कितना हो जाएगा? ये 105/100, क्योंकि पावर क्या है? आधी है, तो इसको आधा कर दिया ऊपर से। ठीक है, माइनस में 6,000। ये यहां से क्लियर होना जरूरी है। जब आधे साल की बात हो तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा लग गया, 5% लग गया। ये तो आधा साल हो गया, ये पूरे 2 साल हो गए। ठीक है, मल्टीप्लाई इतनी बार क्यों की? क्योंकि जितनी पावर होगी किसी भी संख्या की उसकी उतनी ही बार गुणा होगी। अगर यहाँ पे 10 बार होता तो इसकी 10 बार गुणा होती। अगर यहाँ पे 15 पावर होती तो 15 बार गुणा होती। यहाँ पे पावर ही नहीं होती तो सिर्फ एक बार लिखा जाता। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे। 2 और 1 3 जीरो से हमने 3 जीरो कट कर दी। ओके, अब 2 के पहाड़े पे ये कट रहा है, 2 3 6 और 2 5 10। ये 2 जीरो है, एक यहां से और एक यहां से कट रही है। 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 एकम 5।
11 गुणा 11 होता है 121 और यहाँ पे रहा 21। 121 की 21 के साथ गुणा करेंगे यानी 121 गुणा में 242, 1 4 5 2, ठीक है 2541। अब यहाँ पे 2541 की गुणा कितने में रहेगी? 3 के साथ रहेगी, तो हम 3 के साथ करेंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12, कैरी 1, 3 5 15 और 1 16, कैरी फिर 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ये आ गया 7623 रुपये। 7623 में से हम क्या कर देंगे? 6000 को माइनस कर देंगे, तब ये आएगा 1623 रुपये। यानी 1623 रुपये ये क्या आया? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आया है। ये क्या आया है? 1623 रुपये इसका चक्रवृद्धि ब्याज आया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना इतना आसान है अगर आपको ये फॉर्मूला आता है। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा में 1 प्लस में दर बटा में 100 और उसकी पावर समय माइनस में फिर मूलधन। टेक इजी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कर लेंगे हम, हो जाएगा। क्योंकि आप मेहनती हो तभी तो YouTube चैनल पे पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, और मेहनती हो तो हमारे क्विज जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि क्विज से आप ज़्यादा सीखते हो। वो बेहतरीन एजुकेशन जो है क्विज को हम समझकर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको क्विज का कोई प्रश्न नहीं आएगा तो उसकी छानबीन आप हर जगह करने की कोशिश करोगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, और छानबीन करने में आप बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ। तो इसीलिए क्विज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसे ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स। राम ने 4000 रुपये की राशि, राम जो है बड़ा प्यारा सा नन्हा सा एक बंदा है जिसने 4000 रुपये की राशि, यानी राम ने, मैं लिख देता हूं, राम ने 4000 रुपये की राशि बारह से ही 1/2% वार्षिक दर के हिसाब से उधार ली। क्या ली? उधार ली। वार्षिक दर के हिसाब से उधार ली। तो बताओ वह 2 वर्ष बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा? यानी 2 साल बाद वो कुल कितनी राशि लौटाएगा, और कुल राशि पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है। यहाँ पे एक बात समझनी है, आप साधारण ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट ये नहीं देंगे, और ये सारी जो राशि है ना इसने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ली, तो ये ब्याज है ना चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से लगेगा। अच्छा, कुल राशि पूछा है। क्या पूछा है? कुल राशि पूछा है। इसने कहीं नहीं पूछा कि हमें बताइए कि कितना उसको चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा में 1 प्लस में दर बटा में 100 और इस सारे की पावर समय। ये क्या है? ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट को नहीं याद करता, ये याद करता है मिश्र धन यानी अमाउंट को, यानी टोटल पैसे को, कुल राशि को। ठीक है, तो अमाउंट बराबर मूलधन गुणा में 1 प्लस में दर बटा में 100 और इस सारे की पावर समय। इसमें अगर माइनस में मूलधन कर दें तब आ जाता है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी क्या है? मूलधन हमारे पास पता है, कितने रुपए लिए थे? 4000 रुपये लिए थे। 1 प्लस में दर कितनी है? 12 सही 1/2%। 110 होता तो लिख देते, 11 होता तो लिख देते, 50 होता तो लिख देते। अब सहियों में आ गई राशि। अब इसे क्या करेंगे? इसे हम सोल्व करेंगे। कैसे लिख सकते हैं? 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 25/2 इसे लिखा जा सकता है। 25/2 और बटा में जो 100 लगना है वो अलग से लगेगा, और समय जो है वो है 2 साल। समझ लीजिएगा, राशि के बटा में 2 है, ये 200 हो गया। 200 एकम 200 और 25, 225। 4000 गुणा में
225 बटा में 200 गुणा में 225 बटा में 200। अब इसे मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे 200 बन रहा है, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में, और पावर कितनी है 2, तो इसे 2 बार लिख दिया। यहां से 2 0 से 2 0 कट गई दोस्तों, फिर ये 1 0 से 1 0 कट गई। हमें पता है 4 एकम 4 और 4 5 20 होता है, ठीक है। ये बटा में 2 रह गया यहाँ पे, इसकी ओर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 के 20, फिर 2 बच गया, 5 5 25, 45 गुना में 225 ये आ गया 45 गुना में 225 बटा में 2 बटा में ये 2 रह गया, ये 2 है ना, ध्यान रखना, ये रह गया, ठीक है। अब जब इसे सोल्व करेंगे हम तो ये आएगा 5000 कुछ। चलो हम कर ही लेते हैं, 225 गुना में 45 है, नहीं फिर ये हो जाता है, बच्चे कहेंगे भी सोल्व नहीं करते सर। 45 5 5 25 कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, फिर कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 11 गुणा में 4 5 20 कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, फिर कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 2 1 9 और 1 10, 10,125 बटा 2, 10,125 बटा में 2, और ये होता है, इसे भाग करने के बाद में देखिए 2 एकम 2, 2 5 10, फिर ये जाएगा नहीं, 0 आएगा, फिर ये 12 बन गया, 2 छिके 12, ठीक है। फिर 5 है, 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया, पॉइंट दशमलव हटाएंगे, 5062.5 रुपये। ओके ठीक है, 5 रुपये नहीं होता, 50 पैसे होता है। ओके 5062.50 रुपये ये आ गया इसका टोटली अमाउंट, जो इसे ये देगा 12 सही 1/2% वार्षिक दर के हिसाब से और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, ठीक है। लेकिन कहीं भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए और इसी टाइप का और ये सेम भी प्रश्न आ जाए और नहीं लिखा हो कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब क्या है, वो साधारण ब्याज के दर के हिसाब से है। याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज स्पेशल लिखा जाएगा, इनके फॉर्मूलों को समझ लेना, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर डिफरेंस भी याद रखना। साधारण ब्याज किसी भी राशि के ऊपर एक ही बार लगता है, यानी अगर मैं 4000 आपको 10 साल में लौटा रहा हूं और उसका प्रतिशत ब्याज जो है 5 है या 10 है, तो वो हमेशा ही उसी राशि पे 10,000 या 5 रुपये 7 रुपये वो ब्याज लगता रहेगा। लेकिन जब मैं ब्याज लेता हूं आपसे चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, तो वो हर साल ब्याज में पैसे ऐड हो जाते हैं, यानी टोटल वो पैसे बन जाते हैं कि इतना ब्याज प्लस में इतना मैंने जो पैसे दिए थे बन गए। जैसे कि मान के चलिए 4500 रुपये बन गए 4000 का एक साल में, तो अब 4500 रुपये का ब्याज लगेगा। फिर मान के चलिए 700 रुपये बन गया, तो 4500 700 5200 रुपये, फिर 5200 रुपये का ब्याज बनेगा। इससे चलते जाते हैं, उससे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा हटके बनाएंगे, अच्छा प्रश्न बनाएंगे। चेक कर लेता हूं, अच्छा प्रश्न चेक कर लेता हूं। एक सिंपल सा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 6000 रुपये की राशि, तीसरा और लास्ट प्रश्न है आज का, 6000 रुपये की राशि, कुछ चीजें हैं रुक जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं स्टेटमेंट में। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% इस पे लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है की दर से 7986 यानी 7986 हो जाती है, क्या है, हो जाती है तो वह समय विधि बताओ, यानी कितने टाइम के लिए ये राशि उसने ली होगी, ये हमें बताना है कि कितने टाइम के लिए ये राशि ली होगी, हमें बताना है। अब समय बताना है भैया, सबसे बड़ा कंपटीशन यहां पे आ जाता है कि हम समय को कैसे याद करें। चलो करते हैं।
हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे। जब बता दिया कि ये क्या है हमारे पास टोटल अमाउंट है, इतने पैसे बन जाते हैं, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा, ना कि चक्रवर्ती ब्याज का। अमाउंट किसके बराबर होता है? अमाउंट बराबर होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणा में 1 प्लस में रेट यानी दर बटा में 100 सारे की पावर टाइम टी। अमाउंट कितना है यानी टोटल पैसे कितने बन जाते हैं? 7986 बराबर प्रिंसिपल कितना है? 6000 गुणा में 1 प्लस में दर कितनी है? 10%। टाइम हमें याद करना है, ठीक है। तो ये टाइम हमें याद करना है। ये आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 7986 ये 6000 यहां पे गुणा में इधर आके भाग में हो गया, ठीक है, बराबर ये बचेगा। देखिए 100 और 110 बटा में 100, 110 बटा में 100 और इसकी पावर कितनी है? टी है 110 ठीक है। अभी क्या है, क्या ये कैंसिल हो रहा है? क्या इसे कैंसिल किया जा सकता है इस फॉर्मेट को? वो हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मिनिमम नंबर है 6 से ये कैंसिल हो सकता है। क्या ये 6 से हो सकता है? 6 1 6, यहाँ पे 1 बच गया तो 1 बच गया, हाँ हो जाएगा। यानी 6 के पहाड़े पे ये कट रहा है, ये तो कट गया। 6 एकम 6 1000 यानी 1000 आ गया। ये 6 1 6 1 बच गया 19, 6 तिये 18, फिर 6 तिये 18, फिर 6 एकम 6, यानी ये आ गया 1331 बटा में 1000 बराबर आया है। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गई, 11 बटा 10 और इस सारे की पावर टी। टाइम हमें नहीं पता कितने टाइम के लिए, ठीक है। अब एक बात देखिए, 1331 का मतलब क्या होता है? 11 गुणा 11 गुणा 11, इट मीन्स ये 1331 है। 1000 का मतलब क्या है? 10 गुणा 10 गुणा 10, ये क्या है? 1000 है। यानी इसे क्या लिख सकते हैं? 11 बटा में 10 की पावर 3, 11 बटा में 10 की पावर 3 बराबर है 11 बटा में 10 की पावर टी। हमने इसे ऐसे बना दिया, 3 बार गुणा 11 की, 3 बार गुणा 10 की, ठीक है। तो इसका मतलब 11 की पावर 3 है, 10 की भी पावर 3 है, यानी दोनों की पावर कितनी है? 3 है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि अंदर वाली संख्याएं सेम हैं और पावर डिफरेंट है, इट मीन्स वो पावर की वैल्यू इसके इक्वल रहेगी। t इज इक्वल टू 3, यानी वो पैसे 3 साल के लिए लिए गए थे और 3 साल में इतने पैसे मिश्र धन के रूप में से आए थे, ठीक है। अब सोचोगे सर क्या करवा दिया, बहुत इजी है। देखिए 7986 बराबर 6000 गुणा में 1 प्लस में 10 बटा में 100 और इसकी पावर टी। हमने सॉल्व किया, 7986 को ये यहाँ पे आके भाग में हो गया और इधर ये ऐसा ही पड़ा रहा, ठीक है। जब इसे हमने काटा किया कंप्लीट तो ये 1331 बटा 1000 बराबर 11 बटा 10 की पावर टी बन गया, ठीक है। अब एक बात है ना, एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। 2 तरीके के फॉर्मूले होते हैं ऐसे, x की पावर 6 बराबर है x की पावर a, दूसरा फॉर्मूला है a की पावर 3, ठीक है, या 3 की पावर a की पावर 3 बराबर है b की पावर 3। ये 2 तरीके के केस हैं, इन केसेस को समझना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जब x की पावर 6 और x की पावर a है, ये दोनों में x क्या है, यहां पे इसका जो बेस है वो सेम है। जब बेस सेम होगा ना तो इसकी पावर क्या होगी? इक्वल होगी। जब ये भी इक्वल होगा तो ये भी पावर इक्वल होगी। इसका मतलब a बराबर कितना है? 6 है। a बराबर कितना है? 6 है। दूसरा केस होता है जब बेस सेम ना हो लेकिन पावर सेम हो, बेस सेम ना हो पावर सेम हो, तो उस केस में वो बेस भी क्या होगा? इक्वल होगा। a बराबर क्या होगा? b होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों के लिए ज्वाइन कीजिए gnvmaths.com वेबसाइट को भी और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।